सेम चीज़ अब हम लोग जीसीपी गूगल क्लाउड में ट्राई करेंगे। तो लेट्स सी कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेजेस है, कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये 7 लेयर्स में डिवाइडेड है। पहला है डेटा सोर्स, जहाँ से अपना डेटा आएगा। इतना पार्ट डेटा इंजीनियरिंग का होता है पहले 3। यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट वाले रोल्स आते हैं, ठीक है। और डेटा ऑप्स रहेगा आपका ये पूरा सेटअप करना। तो डेटा सोर्स हो गया बेसिकली जो भी आपका डेटा है, या तो वो सीएसवी फाइल हो सकती है, या रो फाइल हो सकती है, या फिर डेटाबेस हो सकता है कहीं का, या आप वेब क्रॉलिंग कर रहे हो वो भी हो सकता है, ठीक है। इस ये सब डेटा को आपको कहीं स्टोर करना है अभी के लिए, टेम्परेरी, मतलब कहीं से भी डेटा है आप उसे डंप कर रहे हो कहीं पे। तो AWS में हम लोग यूज़ करते हैं S3 बकेट्स क्योंकि वो चीप है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे गूगल क्लाउड स्टोरेज क्योंकि वो चीप है, ठीक है। और इसको हम लोग डेटा लेक भी कह सकते हैं क्योंकि जो भी डेटा आ रहा है हम उसको डायरेक्ट अपने क्लाउड में ला रहे हैं बिना ETL किए। ETL मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोड। बहुत सारे टर्म्स आ गए दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा गूगल क्लाउड स्टोरेज, आप जो भी होंगे आप उसको बकेट्स पे डाल दोगे। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अपना पाइथन फाइल यूज़ करके उसको ओपन करेंगे, रीड करेंगे और एक डेटाबेस में भेजेंगे, जो कि सिंपल रहता है। आप कहीं से उठा के उसमें चेंजेस कर रहे हो, ETL कर रहे हो और उसे कहीं स्टोर कर रहे हो। स्टोर हम लोग कर रहे हैं बिग क्वेरी में। बिग क्वेरी क्या है? बिग क्वेरी है डेटा वेयर हाउस। यहाँ पे आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। इसे ओलैप भी कहते हैं। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, पढ़ा ही होगा अगर आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको थोड़ा आइडिया होगा इस चीज़ के ऊपर। तो हम लोग बिग क्वेरी यूज़ कर रहे हैं। या अभी हम लोग को AWS में करना होता तो हम लोग रेड शिफ्ट करते हैं, आई थिंक रेड शिफ्ट उसका नाम है। पर मैं GCP पे कर रहा हूँ। इट्स मच ईजियर इन GCP और मुझे UI और सब कुछ बेटर लगा AWS से, जस्ट फॉर दिस डेटा प्रोसेसिंग। ओके, तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, कैसे ETL कर रहे हैं? जो मैं पाइसपार्क यूज़ कर रहा हूँ, पाइसपार्क से CSV रीड कर रहा हूँ अपने गूगल क्लाउड बकेट से, ठीक है। उस रीड करके डेटा फ्रेम्स बनता है, आइडिया ही होगा। उसको हम लोग थोड़ा चेंजेस करें, जो कॉमा हटाना है, नल वैल्यू करना है, वो सब करके जो भी एंड रिजल्ट है उसको मैं एक डेटा सेट में डाल रहा हूँ बिग क्वेरी में। मतलब समझ लो, अगर मैं इसको आपको सीक्वल रिलेशन में समझाना चाहूँ तो आपका एक डेटाबेस है, उसमें एक टेबल है, आप जो भी चेंजेस कर रहे हो आप उस टेबल में फिट कर रहे हो एक ही बार में, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो आप अपेंड कर सकते हो या आप पूरा का पूरा ओवरराइट कर सकते हो। तो कोई भी आप तरीका यूज़ कर सकते हो। ये आ जाएगा बिग क्वेरी में, ठीक है। अब इसके आगे जो भी हम लोग एनालिटिक्स प्रोसेसिंग करेंगे, एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स कुछ नहीं है। जो आप SQL क्वेरीज यूज़ कर रहे हो वो एक पार्ट है एनालिटिक्स का, ठीक है। उसे डिस्क्रिप्टिव या डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स कह सकते हैं। तो आप वो चीज़ यूज़ करके, क्वेरीज यूज़ करके, जैसे किसके पास सबसे ज़्यादा NFT है, ठीक है। क्या ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स का ये मतलब है कि उस NFT का प्राइस भी ज़्यादा रहेगा? ये एक एनालिटिक्स है। ये सब आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हम लोग कर रहे हैं क्लाउड डेटा प्रॉक। डेटा प्रॉक क्यों? क्योंकि अगर मैं पाइसपार्क और बाकी सारी चीज़ें यूज़ करने जाऊँ अपने लैपटॉप पे, विंडोज़ है तो आपको वैसे ही सेटअप करने में इशू होगा। बाकी चीज़ भी करने जाओ आप, तो आप अकेले यूज़ करो तो ठीक है, पर अगर आप टीम में वर्क करो तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए ये क्लस्टर बनाया हुआ है सर्वर पे, 1 मास्टर 2 वर्कर नोड्स, जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो जितने चाहे। 1 मास्टर 1000 नोड्स, जैसे आप, भला आपके ऊपर है वो कि जितना आपके नोड्स कंसिडर करने हैं। आप चाहो तो एक ही नोड भी रख सकते हो पूरा, जो मास्टर और वर्कर दोनों करेगा, जैसे अपने कुबरनेटिस में भी देखते हैं, ठीक है। तो डेटा प्रॉक में मैं कर देता हूँ और उसमें नोटबुक्स यूज़ कर लेते हैं। जुपिटर नोटबुक सुना होगा, डेटा ब्रिक्स का भी आपने नाम सुना होगा, गूगल कोलैब सुना होगा। तो नोटबुक्स यूज़ कर लेंगे, उसमें आप पाइथन का कोड लिखना है, पाइसपार्क यूज़ करना है, पाइसपार्क यूज़ करो, बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाता है लेयर। और एंड में डेटा विजुअलाइजेशन होती है, जो अपना पावर BI टूल्स हो गए, या फिर आपने बेसिक एग्जांपल लेते हो, आपने charts.js या कोई ऐसा काम किया होगा अगर वेब एप्लीकेशन में हो, तो ऐसा हुआ होगा डेटा आया है, उसे हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पाई चार्ट कर रहे हैं या लाइन चार्ट कर रहे हैं। बस डेटा स्टूडियो थोड़ा सा एडवांस विजुअलाइजेशन है। सेम पावर BI भी होता है और हर अलग क्लाउड प्रोवाइडर में भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये है जब हमारे पास डेटा स्टोर्ड हो पहले से, मतलब कहीं पड़ा है। बैच, इसे कहते हैं बैच इंजेक्शन। ये वाला ऊपर जो फ्लो बताया मैंने अभी तक। नीचे वाला फ्लो क्या है? रियल टाइम इंजेक्शन। ये क्या हो रहा है? आपका एक क्रॉलर स्क्रिप्ट है, वेब क्रॉलर स्क्रिप्ट है। वेबसाइट खुलेगा, उसमें से जो जो डिटेल होगा उसको लेगा, उसको भेजेगा, ठीक है। ये रियल टाइम हो रहा है और ये हिस्टोरिकल नहीं। ये आप जितने टाइम रन कर सकते हो, आप चाहो तो हर मिनट रन कर रहे हो। इनकेस सपोज करो क्रिप्टो करेंसी का कर रहे होते हैं, उसकी प्राइस कितनी जल्दी चेंज होता है, तो आपको कंटिन्यूस करना होता है, राइट। तो रियल टाइम इंजेक्शन कहलाता। वो कैसे कर रहे हो? यहाँ पे जैसे मैंने एक सर्वर है, उससे मेरी स्क्रिप्ट रन हो रही है शेड्यूलेशन के साथ। वो मैं ये वेबसाइट खोल रहा हूँ, मैं एक एक NFT के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है।
उसको मैं एक काफका मैसेजिंग टॉपिक होता है, ठीक है, काफका समझ लो या मैसेजिंग ले लो, ये इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये बहुत इजीली अच्छे से जाता है हमारे रियल टाइम इंजेक्शन के साथ। मैं एक डाटा भेजूंगा, ठीक है, यहाँ पे ये या तो मेरी कंज्यूमर ये प्रोड्यूसर है और ये कंज्यूमर है, यही कंज्यूमर सर्विस हो सकती है, या फिर मैं इनका मैनेज क्लाउड डेटा फ्लो यूज़ कर सकता हूँ। ये यहाँ से उठाएगा और मेरे टेबल्स में डाल देगा डेटा। तो ऐसे करके जो भी डेटा है, मेरा काम क्या है, सिंपल भाषा में, जो भी डेटा है या तो बैच है तो या तो उसको पहले कहीं टेम्पररी परसिस्ट करो, कहीं स्टोर करो आप उसे, डेटा ले या कहीं पे भी आप बकेट्स में यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर आप वो ओपन है, ठीक है, मतलब आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, तो आप ये वाला चीज़ भी ज़रूरत नहीं रहेगा आपको डेटा स्टेजिंग, आप डायरेक्ट इसके साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास डेटा है, आप उसमें कुछ ईटीएल करोगे, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, उसको स्ट्रक्चर दोगे, जैसे ही स्ट्रक्चर दिया आप उसको कहीं स्टोर करोगे, तो ये आ गया डेटा स्टोरेज, ठीक है, ये परसिस्ट रहेगा अपना। हम लोग डेटा वेयर हाउस कर रहे हैं, आपको फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए तो आप इन मेमोरी डेटा स्टोर भी यूज़ कर सकते हो इन केस इफ इट्स वायबल, इफ नॉट तो बिग क्वेरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, या फिर कोई नो सीक्वल डेटाबेस भी आप ले सकते हो, आपके ऊपर है वो, ठीक है। एक बार डेटा स्टोर हो गया है, इसको अब हमें प्रोसेसिंग करना है, तो हम लोग सर्वर्स यूज़ करेंगे, राइट, प्रोसेसिंग के लिए। तो मैंने किया डेटा प्रॉक जो पाइसपाक है, प्रोसेसिंग के बाद या तो मैं उसी में उसका विजुअलाइजेशन करूँ, ठीक है, मतलब कुछ चेंज किया मैंने डेटा, ठीक है, एक डेटा सेट था उसमें कुछ चेंजेस करके अब नया डेटा सेट है, या तो मैं उसको वापस बिग क्वेरी में स्टोर कर दूँ एक नए टेबल के नाम से या नया डेटा सेट के नाम से, ठीक है, कि ये नया है, यहाँ पे एकदम प्रोसेस डेटा पड़ा हुआ है सब कुछ, मुझे विजुअलाइजेशन चाहिए एकदम फ्रंट एंड में चाहिए एकदम बढ़िया सा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, इसलिए एरोस है, ठीक है। आई होप ये पूरा प्रोसेस समझ आया। अभी आगे के वीडियोस में मैं इनके हर एक टॉपिक पे जाऊँगा कैसे बनाना है, क्विकली होगा सब कुछ, 5 से 10 मिनट लेंगे हर सर्विस में, ज़्यादा से कुछ नहीं, और बहुत क्विकली बन जाएगा। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई कॉलेज प्रोजेक्ट है या कोई एमवीपी प्रोजेक्ट भी है तो ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए अभी के लिए। और अगर आपको प्रोसेसिंग के बारे में जानना है, क्या प्रोसेसिंग की है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ये एक टेबल था जो हम लोगों ने यूज़ किया है, ऐसे बहुत सारे टेबल्स यूज़ किए टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ एक नहीं है, पर इसमें से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे यूज़ करना है ये सब। इन्होंने क्या किया है, ये लोग पीआईपी इंस्टॉल किए, हम लोगों ने ये वाला पूरा डेटाबेस ही डाउनलोड करके डाल दिया था गूगल क्लाउड स्टोरेज में, और फिर वहाँ से सब कुछ किया, क्योंकि रहता है ना ये बाद में पब्लिक डेटा है, कभी भी चेंज हो गया तो अपने को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। और यहाँ से कमेंट्स में जाके आप बाकी नोटबुक्स भी देख सकते हो जो उसके रिलेटेड कुछ काम किए गए हैं। ओके, थैंक यू।